दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा की यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 18 दिसंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। तो गाइस देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है इन एग्री रिफॉर्म्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इस आर्टिकल कंटेस्ट है कि आज पंजाब, हरियाणा व अन्य स्टेट्स के किसानों द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स पर गवर्नमेंट के लाए न्यू फॉर्म बिल्स के अगेंस्ट में, जिसमें जो भी पॉलिसीज़ बिल्स लाए गए सबसे ज़्यादा असर पड़ता है एक फार्मर पर, ना कि पॉलिसी मेकर पर। उससे संबंधित है ये आर्टिकल। एक इकॉनमी में एग्रीकल्चर रिफॉर्म जब लाए जाते हैं जिनसे फार्मर की इनकम को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर को भी इंक्रीज़ किया जा सके, लेकिन इस बार जो बिल्स लाए गए जिन्हें एक फार्मर द्वारा एक्सेप्ट ही नहीं किया जा पा रहा, जिसमें उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा विरोध किया जा रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा अभी गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए गए हैं कि फार्मर यूनियन से इस मुद्दे पर बातचीत के लिए, जिससे आज इन बोर्ड द्वारा एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बिल्स बनाए गए उन पर एक सवाल लगता है कि एग्रीकल्चर में इनकम और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ ही पर्सन द्वारा मिलकर पॉलिसीज़ बनाई जाएं। लेकिन जब ऐसा हुआ उसके बाद भी कई किसानों की कमाना मुश्किल हो गई आज की डेट में एग्रीकल्चर से। उनके द्वारा जो बिल्स लाए गए, भारत की इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर पा रही है, जिसके लिए आज इकोनॉमिस्ट द्वारा एक सजेशन दिया जाता है, अगर आज भारत में ह्यूमन लेबर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी मशीन्स को यूज़ में लाया जाए जिससे एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकेगी। आगे बोला जाता है कि आज मशीनरी को बढ़ाने से भी कोई ज़्यादा अच्छे आउटकम्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि जो फील्ड्स पर फार्मिंग की जाती है वो लैंड काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, जिससे इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं पाएगी। वहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है। फार्म प्रोडक्टिविटी व इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट को फार्म्स के एरियाज़ को बड़ा करना होगा, क्योंकि मैकेनाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल में तभी लाया जा सकता है जब लैंड्स का एरिया बड़ा हो, जिस पर एक खेत लैंड पर बड़ी लेवल पर एक ही क्रॉप की खेती की जाए, जिससे फार्म प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। लेकिन बड़े स्केल पर एक क्रॉप की प्रोडक्शन करने से वहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस धीरे धीरे करके नष्ट होता चला जाता है, क्योंकि अन्य क्रॉप्स व आसपास के पेड़ों को काटना व एक बड़ी सिर्फ एक ही क्रॉप के लिए, जिससे वो लैंड बेकार होने लगता है धीरे धीरे करके। सॉइल की क्वालिटी भी कम होती जाती है और वाटर के रिसोर्सेज भी कम होते रहते हैं। यह एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है एक बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करने का एग्रीकल्चर में, जो काफ़ी ज़्यादा ये मेथड अपनाया जाता है पंजाब में। इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन से फार्मर की इनकम तो बढ़ती है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज ख़त्म होते जाते हैं और सॉइल्स की फर्टिलिटी भी ख़त्म होती रहती है, जिससे कि अन्य कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं पाती वहाँ पे। इसके लिए कई सारी स्कीम्स को चलाया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कंडीशन को ठीक किया जाए। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जेम्स स्कॉट की डॉक्यूमेंट्स द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि अगर किन्हीं अन्य वेजिटेशंस को ख़त्म किया जाता है सिर्फ एक कमर्शियल प्लांट के लिए, वो सिर्फ इकोलॉजी को सिर्फ इम्बैलेंस करता है। जैसे कि जर्मनी में किया गया टिम्बर की प्रोडक्शन के लिए, जिसमें वो ट्रीज़ पर एक पेस्ट का कार्य करते हैं, जिसमें अन्य क्रॉप्स को ख़त्म कर दिया जाता है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन से उस क्रॉप की क्वालिटी भी कम होती रहती है। नेचर एक सेल्फ अडाप्टिव सिस्टम है उनके द्वारा बोला जाता है, जिसमें वो खुद से चेंजेस आते हैं। जब एक ह्यूमन द्वारा साइंस के दम पर इंडस्ट्री लगाने से नेचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है वहाँ पर, जिसमें ह्यूमन द्वारा ही नेचर को हार्म किया जाता है डे बाय डे। आज इस डेकेड में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल में डिग्रेडेशन होना, और जहाँ पर इकॉनमी को बढ़ाने के लिए आज स्कीम्स बनाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, जिससे आज एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, जिसमें आज मशीनरी व अन्य केमिकल्स को यूज़ में लाना, जिससे एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि मशीनरी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में एक पर्सन की, और उसकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, जिस कारण से आज इतना बड़ा रिसेशन देखने के लिए मिलता है इस एग्रीकल्चर में। आगे बोला जाता है कि आज होना ही चाहिए कि फार्मर की इनकम्स को बढ़ाने के लिए रिफॉर्म्स हो, जिनसे एक फार्मर द्वारा अपने प्रोडक्शन गुड्स को सेल किया जा सके बड़ी बड़ी मार्केट्स में, जिनसे उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। जो ऑब्जेक्टिव है इन रिफॉर्म्स का, जो अभी किए गए हैं, रिफॉर्म्स लाए गए हैं, लेकिन इंडियन फार्मर्स द्वारा इस रिफॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि आज बड़ी बड़ी मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल आउट के परमिशन मिलना, लेकिन जहाँ पर रेगुलेशंस का कम होना और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के उचित दाम ना मिल पाने का डर बिना एमएसपी के, और इन मार्केट्स को ग्लोबली में सप्लाई चेन से जोड़ना, लेकिन इन मार्केट्स को प्राइवेट बनाना जहाँ पर शायद इनके साथ शोषण किया जा सकता है कॉस्ट में, प्राइजेस में,
जिस सप्लाई चेन में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त होगी एक प्राइवेट कंपनीज़ को सिर्फ, इन्हीं कारणों से आज ये फार्मर्स इस रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़ हैं। और आज एक इकोनॉमिस्ट पेट्रा रिवलरी द्वारा एक कथन देना इस पर, जिसमें टेक्सन के एक स्मॉल कॉटन फार्मर्स द्वारा अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना व सेलिंग करना, जिसमें वो रिचर बना, और जो एक ग्लोबली ट्रेड में उनके द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं, इसमें टेक्सन फार्मर्स द्वारा खुद से ही उस समय पे अपनी मार्केट बनाई गई फार्मर की, जिससे उन्होंने डायरेक्टली ग्लोबली सप्लाई चेन में जोड़ा, जिससे उनके द्वारा एक ग्रुप में बिजनेस करने से एक मार्केट व नेशनल पॉलिटिशियंस की पॉलिसी पर रोकथाम लगी थी। ऐसा आज अगर भारत के किसानों द्वारा किया जाता है तो शायद से कुछ अच्छे आउटकम्स निकाले जा सकते हैं आज। और आज इन फार्मर्स को न्यू प्राइवेट मार्केट्स में जोड़ने से पहले गवर्नमेंट को आज अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने होंगे, जिससे इन्हें एक ऑनरशिप दी जाए और बार्गेनिंग की एक पावर हो इन किसानों के पास इन प्राइवेट मार्केट्स में, जिसमें इनके साथ कोऑपरेशन को निर्धारित किया जाए, जिससे इनके साथ कोई शोषण ना किया जा सके प्राइजेस पर, कॉस्ट को लेकर। क्योंकि आज भारत का डेयरी सेक्टर, जिसमें हर एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम है अगर हम दूसरे देशों से देखें, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन डेयरी प्रोड्यूसर्स के मुकाबले, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डेयरी फार्मर्स को काफ़ी अच्छे प्राइसेस मिल जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स को, अपने गुड्स के वहाँ के स्मॉल फार्मर्स को। लेकिन भारत का डेयरी सेक्टर काफ़ी बड़ा होने के बावजूद कोई ज़्यादा अच्छे प्राइजेस नहीं मिल पाते हैं उन डेयरी प्रोड्यूसर्स को अपने गुड्स के, जिसमें एक कोऑपरेटिव सेक्टर के बाद भी, जहाँ पर पॉलिटिकल्स द्वारा पॉलिसीज़ के बाद भी, जिसके लिए आज इंडिया को अपने डेयरी सेक्टर्स को आज रेगुलेट कोऑपरेशन को आज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमी पार्टनरशिप में शामिल करना चाहिए, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर है, जिसमें इंडिया के डेयरी सेक्टर को बढ़ाया जा सकेगा सप्लाई चेन में जोड़ के। लेकिन अभी इंडिया उसका पार्ट ही नहीं है। आगे बोला जाता है कि आज भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की इनकम कम होने की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को अन्य फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को भी शामिल करना चाहिए, जिससे मिलकर एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला जाए, और जिसमें जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाए उनमें उन किसान की ऑर्गेनाइजेशन यूनियंस को भी शामिल किया जाए शुरुआती से ही। क्योंकि एक फार्मर को एक सिस्टम की अच्छे से जानकारी होती है, उसके ग्राउंडेड एरियाज़ की, और एक्सपर्ट द्वारा सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस को बनाना, इनपुट आउटपुट प्रोडक्टिविटी बनाना रहता है। क्योंकि एक्सपर्ट द्वारा सिर्फ अनुमान लगाना पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर देने से उस फील्ड में एक प्रोटेस्ट दिखता है, जैसे कि आज पूरे भारत में किया जा रहा है। आगे बोला जाता है कि आज फार्मर्स द्वारा इन रिफॉर्म्स को वापस लेने की डिमांड की जा रही है, जिससे आज एक सवाल लगता है इंडिया की डेमोक्रेसी कंसल्टेशन प्रोसेस पर इकॉनमी रिफॉर्म्स को लेकर। जैसे कि कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 में, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा बॉम्बे क्लब को अपोज किया गया। ये जो उन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में थे, जिसमें उनके द्वारा लाए रिफॉर्म्स की कंप्लेंट्स भी की गई थी, जिसमें कह सकते हैं कि ये रिफॉर्म्स बड़ी ही बारीकी से स्टडी के बाद बनाए जाए, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर डैमेज होता है। और 1991 के जो बेनिफिशरीज थे, इंडियन कंज्यूमर, रिच पुअर, जिसमें अच्छे बेनिफिट प्राप्त होंगे वर्ल्ड में क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेकर पूरे वर्ल्ड के मुकाबले में। लेकिन जो रिफॉर्म्स थे उनके खिलाफ थे कुछ वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि जिसमें जो प्रोडक्ट्स उनके द्वारा बनाए गए थे उनसे सिटीजन सेटिस्फाई नहीं थे। एक गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज़्यादा, जिसमें रिफॉर्म्स किए गए पॉलिसीज से 1991 में अर्ली में, जिसमें बेनिफिट प्राप्त हुए एक बड़े स्केल पर, जिसमें मिलियंस ऑफ सिटीजन द्वारा आशा ये रही कि इन रिफॉर्म से एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी। और आज उन्हीं चेंजेस द्वारा बेटर इनकम्स की डिमांड की जा रही है, जिसमें वो अपनी बेसिक नीड्स व डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर पाएँ। क्योंकि आज एक किसान काफ़ी ज़्यादा असक्षम है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने में, लेकिन इन रिफॉर्म से इनकम्स को बढ़ाया नहीं जा सकता बल्कि कम किया जा रहा है आज। और आज जल्दबाजी में रिफॉर्म से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी फार्मर्स के इनकम में। 1991 के रिफॉर्म से इंडस्ट्रियल लाइसेंस को चेंज किया गया था, ट्रेड पॉलिसीज़ को बनाया गया था जो सेंटर के लिस्ट में आते, और जो फैक्टर्स मार्केट्स के लिए हैं, रिफॉर्म्स, लैंड, एग्रीकल्चर में, लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारे अंडर आते हैं स्टेट की लिस्ट में, जिसमें स्टेट्स को रिफॉर्म करने थे लेकिन सेंटर द्वारा किए गए इस बार, जिससे आज काफ़ी पर्सन की लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है। और सेंटर गवर्नमेंट को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए एज स्टेट्स पर इन लॉज को लागू करने में, जो आज उनके द्वारा किया जा रहा है। अंत में बोला जाता है कि आज इंडियन पॉलिसी मेकर्स को
अपने एक्सपर्टीज़ की मेथड्स में इम्प्रूवमेंट करवाने की आवश्यकता है, जिससे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, जिसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व के लिए सिस्टम बनाया जाए और जहां उस डोमेन के एक्सपर्ट्स द्वारा ही सिर्फ ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ना निकाले जाएं, बल्कि अन्य डिपार्टमेंट्स को भी इसमें शामिल किया जाए और जो भी पॉलिसीज़ स्टार्टिंग से बनाई जाए वो सिटीजन्स के सामने हो, जिसमें स्टार्टिंग से किसान यूनियन से इस पर डिस्कशन किया जा सके, जिसमें रिफॉर्म्स अच्छे से होंगे। आगे बोला जा रहा है कि आज किसानों की वैल्यू को बनाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाए, ना कि इनकी हेल्प के लिए, जिससे इनकी इम्पोर्टेंट को बनाया जा सकेगा और जो एक्टिविटीज़ रखी जाती है पॉलिसीज़ को बनाने के लिए उनमें फेयर हो, एफिशिएंसी हो, अकाउंटेबिलिटीज़ हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन शामिल हो, जिससे ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सके, जिसमें इंडिया में ट्रस्ट बनाया जा सके सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। हमारा जो सेकेंड आर्टिकल है उसका नाम है शेकल्स एंड टाइज। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि आज इंडिया और यूके के बायलैटरल रिलेशंस को बनाया जा रहा है, जिससे ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज यूके का वो मंथ भी ख़त्म हो जाएगा यूरोपियन यूनियन के डील से बाहर आने का, जिसमें बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट द्वारा अब पार्टनरशिप डील को बनाया जा सकेगा अन्य रीजन्स में, जिसके लिए ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब द्वारा दिल्ली विजिटेड किया गया, जिसमें इंडिया यूके के लॉन्ग टर्म रिलेशंस को बढ़ाया जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव किया जा सकेगा। इस विजिट के बाद ब्रिटिश पीएम द्वारा इंडिया विजिट किया जाएगा, जो भारत के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनेंगे, और इंडिया के पीएम को भी इनवाइट दिया गया है G7 समिट के लिए यूके में और क्लाइमेट चेंज समिट के लिए नेक्स्ट ईयर में। मिस्टर जॉनसन पहले पीएम होंगे जो इस कोविड के बाद इंडिया विजिट करेंगे और जिसमें फर्स्ट बायलैटरल रिलेशन को स्थापित किया जाएगा ब्री एग्जिट के बाद उनके द्वारा आज, जिससे इंडिया और यूके के रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिससे 10 इयर्स तक के रिलेशन को बनाया जाएगा इस रिलेशनशिप से। और मिस्टर राब द्वारा पीएम मोदी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से इंडिया यूके के 2004 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की बात रखी गई। दोनों देशों की मिलिट्री की एक्सरसाइज है कोऑपरेशन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज में, जिसमें टेररिज्म को काउंटर किया जाता है और क्लाइमेट चेंज के लिए ये स्ट्रेटजी चलाई जाती है। और आज ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर है। आज ब्रिटेन द्वारा फ्री ट्रेड पार्टनरशिप बनाई जा रही है, जिसमें अभी 20 ट्रेड डील्स को स्टार्ट किया गया है, जिसमें अभी ब्रिटेन द्वारा यूएसए, जापान, वियतनाम के साथ डील्स को स्टार्ट किया गया है और उन्हें लागू कर दिया जाएगा 1 जनवरी से। और इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी लाया जाएगा और भारत का कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है वैक्सीन्स को डेवलप करने में अन्य कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें इंडिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को प्रोड्यूस व डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इंडिया में, और जो कोवैक्स प्रोजेक्ट का जो इंडिया आज पार्ट है। आज काफ़ी ज़्यादा रिलेशन को बढ़ाया जा रहा है इंडिया और यूके के बीच में, लेकिन पास्ट में इंडिया यूके के रिलेशन काफ़ी ख़राब हुए पिछले 5 सालों में, जिसमें यूके द्वारा विरोध किया गया इंडिया का आर्टिकल 370 को हटाने का जम्मू कश्मीर से और CAA को लाने में, और इंडिया द्वारा भी अगेंस्ट में रहा यूके के, क्योंकि यूके द्वारा पास्ट में ऐसे पर्सन्स को, इंडियन पर्सन्स को वीज़ा अलाउड किया गया, उन बिजनेसमैन को जिनके द्वारा इंडिया में करप्शन किया गया, जिन पर चार्जेस लगे हैं, फिर भी यूके द्वारा उन्हें पनाह देना। और आज फार्मर्स प्रोटेस्ट में ब्रिटेन द्वारा इंटरफेरेंस करना, जो भारत के इंटरनल मैटर में कई बार यूके द्वारा अपोज दिखाया जाता है, जिससे भारत यूके के बीच में एक रिलेशंस में प्रॉब्लम खड़ी होती है। लेकिन आज कोविड-19 के बाद के एरा में दोनों द्वारा मिलकर दोबारा से रिलेशन को स्ट्रेंथन दी जाएगी, जिससे सप्लाई चेन्स ट्रेड को इंक्रीज़ किया जाएगा भारत के साथ। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट एंड आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।